हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच चालू किया है जिसमें हम आपको साइंस और मैथ्स को दोबारा से सब कुछ पढ़ा रहे हैं। सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं। अब हम पहुंच चुके हैं 8th स्टैंडर्ड की बात करूँ तो मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 पे लगातार पहुंच चुके हैं। और आज एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 वेरिएशन, इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। लेकिन अगेन एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल के ऊपर सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। हमने पहले से सब कुछ पढ़ा रखा है। ये तो दोबारा पढ़ा रहे ताकि यार आपको और अच्छी क्वालिटी के वीडियोस दे सके। लेकिन सारे वीडियो आज भी इतने ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ प्रेजेंट है। हमारे व्हाइट बोर्ड के वीडियोस लाखों लाखों में व्यूज है। सभी बच्चे उसको पिछले 3-4 साल से देखते आ रहे हैं और अच्छे अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करके अच्छे मार्क्स लेकर आते रहे हैं। तो प्लीज आप लोग भी वीडियो देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर से करें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखो, चैप्टर का नाम है वेरिएशन। अब वेरिएशन में दो टाइप के वेरिएशन हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। एक है डायरेक्ट वेरिएशन और एक है इनडायरेक्ट वेरिएशन। आज का जो लेक्चर होगा वो डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर बेस होगा और उसी के बेस पे हमारा एक प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1। उसके एग्जांपल्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या होता है वेरिएशन, कैसे एग्जांपल्स आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सभी चीज इस लेक्चर में मिलने वाला है। तो आप लोग को इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट को। तो सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। देखो, डायरेक्ट वेरिएशन की जब भी बात होगी तो हमेशा एक चीज याद रखना कि द स्टेटमेंट x एंड y आर इन द सेम प्रपोर्शन। यानी कोई भी दो स्टेटमेंट हो सकता है, एक x नाम का स्टेटमेंट और एक y नाम का स्टेटमेंट, और वो दोनों क्या होंगे, सेम प्रपोर्शन में होंगे। और सेम प्रपोर्शन का मतलब दोनों का जो मतलब होगा बोलने का वो सेम होगा, सेम प्रपोर्शन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि मैं बोलूंगा 1 लीटर ऑफ मिल्क या फिर मैं बोलूंगा 1000 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, दोनों की बात तो सेम ही है। तो उस प्रकार के प्रपोर्शन में होंगे तो उसको, ये जो x एंड y है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। और मैथमेटिकली उसको लिखा कैसे जाता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। दिस सिंबल, ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इस सिंबल को बोला जाता है डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सिंबल। बल्कि मैथ्स में ना, मतलब मैथ्स में तो यूज हो ही रहा है, अब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप साइंस में फिजिक्स वगैरह का जो पार्ट रहेगा उसमें भी आपको ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सिंबल जो है देखने मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y, x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y। ठीक है, जिसमें ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, ये प्रोपोर्शन का साइन है, इसको हमें हटाना होता है क्योंकि हमें वैल्यू के फॉर्म में लिखना होता है और कोई चीज का वैल्यू तब निकलता है जब इक्वल टू का साइन यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रपोर्शन का, डायरेक्ट प्रपोर्शन का साइन हटा के इक्वल का साइन लिखना चाहते हैं। तो x प्रपोर्शन का साइन हट गया तो क्या बचा, इक्वल। तो x इज इक्वल टू, तो हमेशा एक चीज माइंड में रखना है, whenever we want to remove a direct proportionality sign or any proportionality sign, we have to multiply it by a constant value। यानी यहां पे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, इसको अगर x इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है हमें, तो इस y को, मतलब ये जो दूसरा नंबर होता है उसको किसी कांस्टेंट यानी कोई एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पे हमने लिया है x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय y, वेयर k इज कांस्टेंट वैल्यू, वो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब एक एग्जांपल करा देता हूं, ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। एग्जांपल क्या बोलता है, एग्जांपल ये है, देखो ध्यान से सुनना। एग्जांपल क्या बोल रहा है कि x वैरीज डायरेक्टली एज y, यानी x वैरी कर रहा है डायरेक्टली एज y। जैसा जैसा y बढ़ रहा है वैसा वैसा x बढ़ रहा है, जैसा जैसा y कम होगा वैसा वैसा x कम होगा। यानी x जो है वैरी करता है y के जैसा डायरेक्टली, x कम तो y भी कम, y कम तो x भी कम, इस प्रकार से कर रहा है। मतलब जैसा जैसा तू चलेगा वैसा वैसा मैं भी चलेगा। ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा हमारा x बोल रहा है। ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज बोल रखा है कि x का जो वैल्यू है वो 6 है, y का वैल्यू है 36, ऐसा इन्होंने दे रखा है। हमें बोल रहा है फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। हमें वेरिएशन जो ये है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है इसमें वेरिएशन को कांस्टेंट निकालना है। कांस्टेंट मतलब क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है, यानी y के फॉर्म में या फिर x के फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगा वो निकालना है। तो ये कैसे काम करता है ध्यान से देखना। ये अगर आप समझ जाओगे, ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के एग्जांपल्स है। ये अगर आप, मैं समझा रहा हूं, ये अगर आप समझ गए तो प्रैक्टिस सेट के सारे एग्जांपल्स आपको इजी लगेंगे। लेकिन अगर ये नहीं समझा तो प्रैक्टिस सेट भी हार्ड लगेगा। तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि x वैरीज डायरेक्टली एज y, क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि x वैरीज डायरेक्टली एज y, तो हमने लिख दिया। तो इसका मतलब ये है दैट इज x क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा y से। डायरेक्ट वैरी कर रहा है मतलब क्या होगा, जैसे जैसे x वैसा वैसा y, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए और इक्वल लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय y लिखना पड़ेगा, वेयर k इज ए कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन।
ये क्या है, कांस्टेंट है। तो मेरे पास तो पता है x का वैल्यू 6 है, तो ये x के जगह पे मैंने 6 लिख दिया, y के जगह पे 36 लिख दिया, तो क्या बचेगा, x के जगह पे 6 आ गया, k के जगह पे k, y के जगह पे 36, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, लिख दिया। तो यहां पे आप देखोगे तो k का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो 36 6 के नीचे चला जाएगा, क्योंकि k के साथ 36 मल्टीप्लाई में है और इक्वल के उस साइड जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। तो k इक्वल टू 36 नीचे जाएगा तो 6/36, तो k इज इक्वल टू 6/36 मतलब 1/6 आ गया। तो k का वैल्यू हमने निकाल दिया 1/6। तो k कौन है मेरे लिए, k तो है मेरे लिए कांस्टेंट। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का हमने आंसर निकाल दिया जो कि आ गया 1/6। ठीक है, समझ में आ गया। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द कोल्ड एंड कफ, जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज आई वॉज नॉट गुड, आई वॉज नॉट वेल, इवन 1-2 दिन के लिए मैं हॉस्पिटलाइज भी था। ठीक है, मेरी हार्ट लेवल, पल्स रेट, PR BPM जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डबल हो गया था, पता नहीं, बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। ठीक है, डर तो लग गया था मुझे लगा गया मैं तो, लेकिन आप लोग की दुआएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोल्ड कफ एंड फीवर तो था ही, फीवर वगैरह बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक हो गया है, बस कोल्ड एंड कफ रह गया है। तो जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा जोर से बात नहीं कर पा रहा हूँ, और आप देख सकते हो बीच बीच में कोल्ड एंड कफ आ रहा है बीच बीच में। तो प्लीज़ प्रे करते रहना, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, ताकि और एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो हम बना सके। ठीक है, चलिए, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन 1/6 आ गया, मतलब k का वैल्यू 1/6 आ गया। दूसरा चीज़ उसी में पूछा था, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालो। तो इक्वेशन क्या बनेगा, जैसे कि आप जानते हैं x इज इक्वल टू ky है, ये हमारा x इज इक्वल टू ky है, तो इसी से इक्वेशन बनेगा। तो x इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, x इज इक्वल टू ky, तो x के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, कुछ लिखना है क्या, वैल्यू नहीं, हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो x इज इक्वल टू ky है ना, उसमें सिर्फ k का वैल्यू डालना है। तो x इज इक्वल टू k के जगह पे 1/6 मल्टीप्लाई बाय y, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, y 1 मल्टीप्लाई बाय y इज y, तो x इज इक्वल टू y/6 हो गया। तो ये भी एक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, या फिर आप y के फॉर्म में लिख दो, तो y इज इक्वल टू 6 x के पास जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, पहला क्वेश्चन का आंसर, और y इज इक्वल टू 6x या फिर x इज इक्वल टू y/6, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द दिस पर्टिकुलर वेरिएशन। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है अगर वेरिएशन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, सॉरी फॉर दैट वंस अगेन। चलो शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स को। तो यहां पे आ जाओ, प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स हम सॉल्व कराएंगे बच्चे आपके लिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये किसका है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 का। तो ध्यान से देखना, ये सब क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। मतलब ये प्रैक्टिस सेट ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, समझे। चलो, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। बस सिंबल ऑफ वेरिएशन लगाना है और सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन जो देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है, सर्कमफरेंस सी ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। यानी जो सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस जो है क्या है, सर्कमफरेंस सी ऑफ अ सर्कल, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये लग गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस जो कि है r। अब हमें यूज क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिंबल यूज करना है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि c जो है, यानी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस r। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। बस इतना लिखना है, आधा मार्क्स 1 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से आप कर सकते हो। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L इन ए कार एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट कार आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी कि कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L, ये क्या है, कार का डिस्टेंस ट्रैवल बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा किससे, डिस्टेंस से, डिस्टेंस ट्रैवल जो कि क्या है, d है। का मतलब इसको अगर सिंबल में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं सीधा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द d। दिस इज द आंसर। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, दैट इज सर्कमफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। एंड सेकंड वन का दैट इज जो आपका कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल है L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट कार d। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि बस आपको देखना है, पढ़ना है और उसको बस सिंबल में लिख देना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसा होता है, डायरेक्ट वेरिएशन ऐसा होता है। समझ में आया। अब चलते हैं असली क्वेश्चन के ऊपर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि देख पा रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसीडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब इसमें जो कॉस्ट ऑफ एप्पल है, जो कि क्या है हमारे लिए, देख पा रहे हो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एप्पल y है और नंबर ऑफ एप्पल जो है वो x है, ऐसा दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड देयर नंबर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब क्वेश्चन में ही हमें बोल रखा है
कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कॉस्ट ऑफ एप्पल, ऐसा लिख सकते हो एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ एप्पल आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, डायरेक्ट वेरिएशन टू द नंबर ऑफ एप्पल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है मेरा वो y है, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्पल्स का नंबर जो कि है x, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर मुझे कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा के कांस्टेंट लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज y विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय x, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू kx, और वेयर k इज कांस्टेंट, ऑफ वेरिएशन। ये क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है, ये तो हम सब जानते हैं बच्चा, ये सब हम जानते हैं। इसको आप चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे कंडीशन क्या बोलता है, पहले कॉलम में आप देखोगे तो 1 और 8 दे रखा है, मतलब पहला कंडीशन अगर आप नजर डालो थोड़ा सा, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि व्हेन y का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 1 है, तो जब y का वैल्यू 8 है और x का वैल्यू 1 है तो इसमें मैं डाल सकता हूं ना इस इक्वेशन में पुट इन 1, तो y की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, y की जगह पे 8 लिखूंगा, ठीक है, और इज इक्वल टू k का वैल्यू मुझे पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय है x का वैल्यू मुझे पता है जो कि 1 है, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 नीचे जाएगा, 8/1 इज नथिंग बट 8, तो k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया, तो हमारे पास k का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। ध्यान देना बच्चा, ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है अगर आपको नहीं समझेगा तो, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत ईजी है। तो k का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है, k का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब 8 को उठा के, मतलब यही k 8 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं तो वापस से पुट इन इक्वेशन नंबर 1, अब k इज इक्वल टू 8 जो है उसको उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा तो होगा क्या, y विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय x है, तो k का वैल्यू हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई बाय x, तो y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है, y का वैल्यू क्या आ गया, 8x आ गया। तो ये जो हमें मिला, ये क्या मिला, ये देखो यहां पे जो k का वैल्यू मिला है ये आपके लिए क्या है, ये जो k का वैल्यू k इज इक्वल टू 8 मिला है, ये आपके लिए क्या है, इट इज नथिंग बट योर, हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल पूछा है, लेकिन ठीक है ये एक्चुअल में आपके लिए क्या आया, ये जो आया आपके लिए वो आया आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, कांस्टेंट ऑफ माफ करना, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आया, मतलब k का वैल्यू क्या है आपके लिए, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ना, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आया, और ये y इज इक्वल टू 8x जो आया ये आपके लिए क्या आया, ये आपके लिए आया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये आपके लिए क्या आया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गया। तो हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी मिल गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी मिल गया। अब हमें इस डब्बे को फिलअप करना है जहां जहां डैश छोड़ के रखा है उन्होंने, डैश किधर किधर है, एक यहां डब्बा है, एक यहां डब्बा, यहां 3 जगह फिलअप करना है। तो हमें जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए थी वो हमें मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, लेता हूं मैं एक और, अब यहां पे ये 4 और 32 इसकी जगह दोनों भरी हुई है तो हमको इससे टेंशन नहीं है, इसको टेंशन है। तो यहां पे x इज इक्वल टू डैश है, यानी x का वैल्यू मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, y का वैल्यू मुझे पता है जो कि है इसका 56, तो यहां पे लिखूंगा y विल बी इक्वल टू 56, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब मेरे पास x पता है, y पता है, लेकिन इक्वेशन ऑफ वेरिएशन तो पता है ना, दैट इज y इज इक्वल टू 8x, तो मैं उठा के डाल दूंगा वी नो, एक सेकेंड यहां पे मैं कलर चेंज कर रहा हूं और वहां पे उस प्रकार से लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो वी नो y इज इक्वल टू 8x, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, तो y का वैल्यू क्या है 56 है, इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x, तो हमें x का वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा 56/8, देयरफॉर x का वैल्यू मिल गया मुझे 7, ठीक है। तो जब y का वैल्यू 56 था तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 7, क्या लिख सकते हैं, क्या आ गया हमारे पास वैल्यू 7, समझ में आ गया। तो उसके डब्बा आप क्या करना, लास्ट में ना एक और डब्बा बनाना, ठीक है, लास्ट में आप क्या करोगे, एक और डब्बा बनाओगे और उसमें वापस से लिखोगे, मेरे पास ऑलरेडी बनाया है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। और कोई खाली जगह है यहां पे, ये वाला थर्ड क्या बोल रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 12, ये x का वैल्यू 12 है, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
अगेन वी नो द इक्वेशन ऑफ मोशन, y इज इक्वल टू क्या है 8x है, तो y विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12, y विल बी इक्वल टू 12 8 जा कितना होता है 2 8 जा 16 1 कैरी 8 1 जा 8 9, y इज इक्वल टू 96 यानी जब x 12 है तो y 96 आ गया। ठीक है, और एक और लास्ट फोर्थ वन, x डैश है तो व्हेन y का वैल्यू 160, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वी नो द इक्वेशन y विल बी इक्वल टू 8x, y आपका 160 है इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x, x का वैल्यू कैसे निकलेगा 160 डिवाइड बाय 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 2 16 20, तो आपका आंसर आ गया 20। तो जब y 160 है तो x आ जाएगा आपका 20। तो ये सभी जो खाली जगह था उसको हमने फिलअप कर दिया। बस कैसे फिलअप कर पाया, बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पता होता है तो आप कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हो जो भी आपको पूछा रहेगा। तो इस प्रकार से हमने आंसर निकाल दिया कि पहले केस में 7 आ गया इसका x का वैल्यू, दूसरे केस में जो y का 96 आ गया, और तीसरे केस में x के जगह पे आ गया 20। तो इस तरीके से कोई भी गिवन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? देखो ये प्रैक्टिस सेट या फिर ये पूरा चैप्टर ही क्यों ना ले लो, ये बहुत ईजी होता है, लेकिन बस आपको कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना है अपना, और आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कोई भी चीज दिया हो सबसे पहले उसका क्या निकालना है हमें, जो भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है, फिर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट यानी k का वैल्यू निकाल देना है, और एक बार k का वैल्यू निकल गया तो वापस से उस इक्वेशन में डाल दो तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकल गया। और एक बार इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकल जाता है तो चाहे x पूछा हो चाहे y पूछा हो, आप आराम से उसका वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। बहुत ईजी होता है। समझ में आया? चले अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ m इज प्रोपोर्शनल टू n। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, m जो है प्रोपोर्शनल टू n है और m का वैल्यू 154 है, n का वैल्यू 7 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m का वैल्यू निकालना है व्हेन n इज इक्वल टू 14। बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमको बोल रखा है कि m इज प्रोपोर्शनल टू n, तो इसका मतलब ये हुआ कि m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय n लिख सकता हूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। m के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 154। ठीक है, तो व्हेन m इज इक्वल टू 154 एंड n इज इक्वल टू 7, तो m के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 154 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय n के जगह पे 7। तो यहां से मैं k का वैल्यू निकाल सकता हूं जो कि हो जाएगा 154 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 बराबर। तो देयरफॉर k का वैल्यू आ गया 22। यहां से हमने क्या निकाल दिया, k का वैल्यू निकाल दिया। ध्यान से देखना बच्चे, ये भी बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है इजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो k का वैल्यू हमने क्या निकाल दिया बच्चा 22 निकाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस k का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इससे क्या मिलेगा हम लोग को, ध्यान देना, इससे मिलेगा क्या, तो m इज इक्वल टू k का वैल्यू क्या है 22 है, तो k के जगह पे लिखूंगा 22 मल्टीप्लाई बाय n, तो m इज इक्वल टू 22n आ गया। तो ये जो मिला है ये तो आया k का वैल्यू, जो कि किसका वैल्यू आया, कांस्टेंट का वैल्यू आया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू ये आ गया। ये क्या आया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आया k का वैल्यू। लेकिन ये जो m इज इक्वल टू 22n आया, ये आया आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये हमने निकाल दिया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका एक एक अगला अगला कंडीशन लेना है। अब आपको क्या निकालना है, व्हेन, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन n इज इक्वल टू 14। तो व्हेन n इज इक्वल टू 14 रहेगा तो m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, वही बोल रहा है वैल्यू ऑफ m निकालो। इस बार n के जगह पे 14 लेना है, तो आपको क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है, यानी m इज इक्वल टू 22 तो है ही ये इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय n का वैल्यू क्या है 14 है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 22 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 10 होता है 220, और 220 प्लस 22 4 होता है 88, 220 प्लस 88 उतना होता है 308 होता है। तो आपका m का वैल्यू आ गया 308। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, आ गया आंसर। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि जब आपका n का वैल्यू 14 रहेगा तो m का वैल्यू कितना आएगा वो निकालना है, तो m का वैल्यू आएगा 308। देख सकते हो विद इन अ फ्यू मिनट्स, मतलब सेकंड के अंदर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसको आप चाहिए तो नाम दे सकते थे, इक्वेशन नंबर 1 था, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते थे। ठीक है, और यहां पे ऐसा लिख सकते थे, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 ऐसा लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये भी ऐसा कंप्लीट द फॉलोइंग वाला एग्जांपल है, बहुत इजी होता है। क्या बोल रहा है, इफ n वेरीज डायरेक्टली एज n, मतलब n जो है डायरेक्ट वेरी कर रहा है किससे, m से, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बोल के रखा है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है,
तो अगर ये ऐसा है तो n विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे फर्स्ट कंडीशन में व्हेन m का वैल्यू दिया हुआ है 3, n का वैल्यू दिया हुआ है 12। m का वैल्यू 3 दिया है तो n का वैल्यू 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं डालता हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, n के जगह पे 12 लिख दो इज इक्वल टू k वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय m के जगह पे लिख दो 3। तो यहां से क्या मिलेगा, k का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज k इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 3। तो देयरफॉर k का वैल्यू मिल गया 4। k का वैल्यू हमें मिल गया 4। तो हम क्या करेंगे, इस k को उठा के वापस से इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ध्यान देना, अब इक्वेशन नंबर 1 ये रहा। तो n इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय m, k का वैल्यू आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय m यानी 4m। तो n इज इक्वल टू जो 4m आया, ये आया आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, और इसको आप कुछ नाम देना चाहते हो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया तो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके। अब अगला यहां पे देखो, ये दोनों का कॉलम कंप्लीट है तो टेंशन की बात नहीं। अब सीधा इस पे आ जाओ, मैं लिखता हूं यहां पे नंबर 2। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 क्या है, व्हेन n के जगह, तो ये n है, n के जगह पे डैश है, m के जगह पे 6.5। तो व्हेन m इज इक्वल टू 6.5 n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से लेना देना होगा अभी, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है मेरे पास। तो मेरा m 6.5 है, तो n का वैल्यू कितना आएगा, तो n विल बी इक्वल टू क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय m। तो 4 मल्टीप्लाई बाय m कितना है, 6.5। सॉल्व कर लो, तो n इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 4 5 20, 2 कैरी, 4 6 24, 25 26, 260। पॉइंट के बाद एक नंबर 0 कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा 26। तो n का वैल्यू आ गया। तो जब मेरा m 6.5 है तो n कितना आएगा, 26 आएगा। लिख दिया मैंने। ये जो टेबल है ये तो क्वेश्चन में ही है, लेकिन आप लोग जब ये पूरा सॉल्व कर लोगे बच्चा, तो लास्ट में आपको एक और इसके जैसा टेबल बनाना है, और उस टेबल में जो जो खाली रहेगा उसके जगह पे वो फिलअप करके लिख देना है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा टेबल बना देना। ये मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप लोग के लिए मैं टास्क दे रहा हूं, तो वो जरूर से कर देना। ठीक है, समझ में आ गया। तो n का वैल्यू 26 आ गया। अब इसकी बात खत्म। ठीक है, अब हम करेंगे तीसरा। क्या है, m के जगह पे डैश लिखा हुआ है, तो m मुझे पता नहीं है, लेकिन n पता है, n 28 है। तो व्हेन n इज इक्वल टू 28, मतलब n जो है 28 है, तो m का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको भी क्या करेंगे, उठा के मैं पुट इन, क्या करता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलता है, n इज इक्वल टू 4m। तो n इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय m बराबर। n का वैल्यू क्या है, यहां पे 28 है। n का वैल्यू क्या है बच्चा, n का वैल्यू यहां पे 28 है। n का वैल्यू क्या है, यहां पे 28 है। तो 28 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय m। 4 मल्टीप्लाई बाय m, हमें चाहिए m का वैल्यू। तो देयरफॉर m विल बी इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा बराबर, इज इक्वल टू 7 आएगा। तो देयरफॉर यहां पे m का वैल्यू क्या आ गया, 7। यानी कि जब मेरा n का वैल्यू था 28, तो m का वैल्यू कितना आ रहा है, 7। 28 था तो m का वैल्यू कितना आ रहा है, 7। तो यहां पे आएगा 7। आप लोग जो डब्बा बनाओगे नया वाला, उसमें ये सब वैल्यू पुट ऑन करते रहना। मैं तो इसी में कर रहा हूं, लेकिन आप लोग नया डब्बा बना के करना। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन, चलो। ठीक है, चौथा है कि तीसरा, चौथा क्या बोल रहा है, m के जगह पे 1.25 है। व्हेन m इज इक्वल टू 1.25, तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। n के जगह पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे हम लोग वापस से लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मेरा क्या है, n इज इक्वल टू 4m। ठीक है, क्या है, n इज इक्वल टू 4m। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय m। m का वैल्यू कितना है यहां पे, 1.25। कर लो मल्टीप्लाई करके, देखो कितना आता है। देखो 4 5 20 होता है, 2 कैरी, 4 2 8 9 10 0 1 कैरी। ठीक है, 1 कैरी, 4 1 4 5। ठीक है, दो नंबर के बाद पॉइंट, 5.00, मतलब देयरफॉर n का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, यानी जब m का वैल्यू 1.25 है तो n का वैल्यू आता है 5। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 5। तो इस तरीके से हमने जो भी खाली जगह था, जो भी डैश था, जो भी टेबल इनकम्प्लीट था, उसमें हमने टेबल जो है
वो कंप्लीट कर दिया है। और इस तरीके से कितना बेहतरीन तरीके से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? कितना इजी था आप ही बताओ यार कमेंट करके, इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आना हो, घबराना बिल्कुल नहीं है, कंसेप्ट पे यकीन करना है, जो हमने आपको सिखाया है उस पर यकीन करना है और बस सॉल्व करते रहना, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। यानी y जो है वो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है। देखो y जो है वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है, ठीक है, एज द स्क्वायर रूट ऑफ x, इसके जैसा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है और इसका x। तो y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, वापस से क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोल रहा है, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू 16, y 24 है। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इन इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सेम वही करना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k का वैल्यू निकालना है और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, चलो अब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो मुझे पता है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा, बराबर। इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब कंडीशन ये बोल रखा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 16 y इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 16 y इज इक्वल टू 24। अब इसको उठा के मैं डाल देता हूं 1 में, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही मैं डालता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, y विल बी, सॉरी y के जगह पे क्या लिखूंगा, 24 इज इक्वल टू k वैसी का वैसी मल्टीप्लाई बाय रूट x। तो x कितना है, 16, यानी रूट मल्टीप्लाई, रूट के अंदर 16 आ गया, क्योंकि रूट के अंदर x है तो x के जगह पे 16 लिख दिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चा तो क्या आएगा, ध्यान देना, 24 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, ये तो आप जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो स्क्वायर रूट 16 इज 4, और जहां देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24, और ये 4 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी k इज इक्वल टू 24/4, तो देयरफॉर k का वैल्यू आ जाएगा 6। 4 6 जा 24 होता है, तो k का वैल्यू हमने निकाल दिया, k का वैल्यू हमने आराम से निकाल दिया 6। तो ये जो वैल्यू आया ये क्या है आपके लिए, ये है आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमने निकाल दिया, कितना इजी था निकालना। अब एक और चीज क्वेश्चन पूछा है इसमें, k इज इक्वल टू 6, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमने निकाल दिया, एक पार्ट खत्म। लेकिन दूसरा पूछा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पुट k इज इक्वल टू, ये जो हमने निकाला है k इज इक्वल टू 6 निकाला है, तो पुट k इज इक्वल टू 6 इन वापस से इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या है, y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय रूट x, यही मेरा इक्वेशन है, जिसमें हम k का वैल्यू डालेंगे 6, तो k के जगह पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय रूट x, और इसको वापस से थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो y इज इक्वल टू 6 रूट x। तो दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यही क्या है आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। दैट्स इट, खत्म कहानी, मिल गया आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स, जो भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आराम से आप इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हो। समझ में आ गया कितना इजी होता है ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व करना। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए चलते हमारे एक आखिरी एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल और आखिरी एग्जांपल है क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, द टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू द लेबरर्स एम्प्लॉयड टू द हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबरर्स। मतलब वो सोयाबीन का खेती करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं ना, किसान जो होते हैं ना, उनको पैसा दिया जा रहा है, जो कि किसके डायरेक्ट वेरिएशन में है, नंबर ऑफ लेबरर्स के। मतलब जितने ज्यादा लेबरर्स रहेंगे उतना ज्यादा उसको पैसा मिलेगा ऑब्वियसली। तो इफ रिम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर इज 1000, मतलब 4 मजदूर का, लेबरर्स का जो रेम्यूनरेशन आएगा, अमाउंट जो आएगा वो 1000 आएगा। तो हमें पूछा है कि 17 लोग का ऐसा कितना आएगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसे ये है, मतलब जो आपके लेबरर्स है, ठीक है ना, वो क्या है निकाल लेते हैं हम लोग। तो टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक्स जो होगा, मैं मान लेता हूं लेट एक्स रिप्रेजेंट टोटल जो आपके रिम्यूनरेशन है पेड टू लेबरर्स। मतलब टोटल रेम्यूनरेशन जो है वो लेबरर्स को जो पे किया जा रहा है, जो यहां पे बोल रहा है द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स जो है वो एक्स है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा एक्स है वो टोटल रेम्यूनरेशन लेबरर्स को पे किया जा रहा है, एंड वाई मान लेते हैं जो नंबर ऑफ लेबरर्स होंगे। ठीक है, वाई रिप्रेजेंट नंबर ऑफ
लेबरर्स टू हार्वेस्ट सोयाबीन। ठीक है, तो हमने x को मान लिया कि वो टोटल रेम्यूनरेशन रहेगा, मतलब टोटल पैसा दिया जा रहा है वो x है, और नंबर ऑफ जो लेबरर्स है जो हार्वेस्ट कर रहे हैं सोयाबीन को वो y है। तो अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, अगर आप देखोगे कंडीशन के हिसाब से देखोगे तो जो टोटल रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है वो किसको पे किया जा रहा है, वो हमारे जो ये है फार्मर्स है, जो किसान है, उनको ही पे किया जा रहा है। तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि जो मेरा x होगा, यानी जो टोटल रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है वो किसको पे किया जा रहा है, जो नंबर ऑफ लेबरर्स है जो काम करने वाले उनको ही। तो x जो भी होगा वो डायरेक्टली पे किया जा रहा है n को, माफ करना y को, यहां पे हमने y माना हुआ है। ठीक है, आप mn भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, m मान लो, n मान लो, x y मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने मान लिया। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय y, जैसा हम हमेशा करते हैं। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। लेकिन क्लियरली एक बोल रखा है कि रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर इज 1000। तो रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर, तो लेबरर कितने हैं 4, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन कंडीशन जो हमें दिया हुआ है, लेबरर्स कितने हैं, लेबरर्स कितने हैं 4 है। इसका मतलब मेरा जो लेबरर्स को मैंने क्या माना हुआ y माना है, तो y का वैल्यू क्या है, लेबरर्स इज इक्वल टू y माना है, इसका वैल्यू कितना है 4। और जो रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है वो किसको पे किया जा रहा है, x के फॉर्म में। तो रेम्यूनरेशन जो है बच्चा, रेम्यूनरेशन वो क्या है मेरे लिए x है, तो वो कितना पे किया गया है फिलहाल 1000। तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन, हम देना एक सेकेंड, व्हेन x इज इक्वल टू 1000, y इज इक्वल टू 4। अब इसको उठा के मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही मैं डालता हूं देखो क्या होता है। इक्वेशन नंबर 1 मेरा ये रहा, x इज इक्वल टू के वाई, एक्स के जगह पे 1000 है, डाल दिया, इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय वाई, तो के का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय वाई के जगह पे लिखूंगा 4, वाई 4 है ना मेरा। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000, उधर का उधर ही, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो के इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 100 के टेबल में 4 से डिवाइड होगा 25 आता है। ठीक है, और एक 0, 250, मतलब 250, 1000 डिवाइड बाय 4 इज 250। तो के का वैल्यू हमें मिल गया 250, जो कि क्या है, ये आपके लिए है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। लेकिन अलग से कहीं पूछा नहीं है कि फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि यही मेरा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, हमने बस के निकाला। लेकिन जब हमने के निकाल लिया, इसको उठा के निकाला जो है, इसको उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में वापस डाल सकता हूं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान देना, अब इसको जब इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा तो x इज इक्वल टू के इंटू वाई है, तो k मेरा है 250 मल्टीप्लाई बाय y, तो x इज इक्वल टू 250 इंटू वाई। ये जो आया ये मेरे लिए क्या आया, दैट इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब इसी की हेल्प से हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। देखो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकल गया। तो क्वेश्चन ये पूछा था फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ सेट्रा लेबर, तो हम बोल सकते हैं कि रेम्यूनरेशन जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है फॉर 17 लेबरर्स, फॉर 17 लेबरर्स रेम्यूनरेशन निकालना है। मतलब रेम्यूनरेशन को क्या माना था हमने, x माना था। तो यहां पे व्हेन हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू क्या निकालना है, रेम्यूनरेशन ना, सॉरी, तो पहले हमने लेबरर्स दिया हुआ है, y लेबरर्स है, तो व्हेन y इज इक्वल टू 17 है तो x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और ये उठा के डाल दो इक्वेशन नंबर 2 में, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 250 इंटू वाई, तो x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय y, y का वैल्यू है 17, 250 मल्टीप्लाई बाय 17 कर लो, x का वैल्यू आ जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 250 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो साइड में, मैं फटाफट से कर लूँ। यहाँ पे कैलकुलेटर इसमें है मेरे पास लेकिन मिलता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 250 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14, 15 16 17। ठीक है, 0 1 0 0, 1 5 5, 1 2 2, 0 5 7 5 12, 1 कैरी, और 3 और 4 4 2 5 0। तो हमारा आंसर आ रहा है 4250। तो हमारा इन शॉर्ट हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, x का वैल्यू 4250। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द रिम्यूनरेशन, मतलब जो पैसा दिया जा रहा है किसको, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स, द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स इज 4250 रुपीज, दैट्स इट।
यही हम लोग को निकालना था। बहुत इजी क्वेश्चन था और इस प्रकार से हमने आराम से इसको सॉल्व करके दिया। क्लियर, इजी था, खुद आप देख पा रहे हो। और काफी बड़ा लेक्चर बन गया, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हमने ये कंप्लीट करा दिया और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये जो वेरिएशन का टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो घबराने की कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों, बट बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। दो ही तो कॉन्सेप्ट है इसमें कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, जो डायरेक्ट है वो लिख देना है, उसके बाद उसको के फॉर्म में लिखना है, के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू वापस पुट करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकाल देना है। एक बार इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकल गया तो जो चीज पूछा रहेगा उसमें डालना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है, आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो चलो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट होता है पूरा, लेकिन और भी प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर के अंदर जो कि हम कंटिन्यूस लाते रहेंगे अगले लेक्चर में। तो आप लोग बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे जरूर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।